संघ हमेशा एक सेफ्टी जोन में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करता है। आज भारतीय जनता पार्टी पे की सरकार पे जो बड़ी तलवार लटकी हुई है, आज सरकार की हालत खराब है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है सदन में जाने की। वहां बचाव में संघ उतरा है, बचाव में मोहन भागवत उतरे हैं। मोहन भागवत तब कहाँ चले गए थे जब जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, तब इनको नहीं समझ में आया था कि युवा अपनी आवाज उठाना चाहिए, युवाओं को और उनको सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। इनको अब याद आया है जब राहुल गांधी के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं कोटा में, देहरादून में, और कल जो है वहां पे हो रहा है प्रयागराज में। तो इनको कहीं ना कहीं लग गया है कि युवा जो है, जो जो युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में सहायक था, अब वो युवा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। तो ऐसे में कहीं सरकार ही ना जाती रहे, उसको बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। जहां सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होता है, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, उसके बाद हमने देखा कि सरकार बैकफुट पर भी नजर आई। सदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही फरार दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं कि छात्रों पर इतनी बर्बरता के जो आदेश थे, परमिशन थी, वो किसने दी थी। लगातार विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है, जिसको लेकर के संसद भी आए दिन ठप होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ओबीसी वर्ग के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया है और अब जो 40 मांगे उठाई गई थी, उनमें से 38 मांगे जो पूरी नहीं की गई, इसको लेकर के सरकार से सीधा सवाल उठा दिए हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर लगातार सरकार पर जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, उसको वो किस तरीके से देखते हैं और उसका असर आगामी चुनावों पर क्या पड़ता है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार अब पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। पहले हमने देखा कि कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि सदन के अंदर ना तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ना ही अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर भी लगातार आवाज उठ रही है। विपक्ष कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कल अवजीत दीपके ने चुनाव आयोग को लेकर के भी बड़ी-बड़ी बातें कही हैं कि अब चुनाव आयोग की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अब हमने देखा है कि मोहन भागवत की तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि छात्रों को समर्थन दे दिया और कह दिया कि जेन ज़ी हमसे ज़्यादा देशभक्त हैं और देश के बारे में सोचते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सर, आज मंडल दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। आप किस तरीके से देखते हैं कि मंडल आयोग की जो 40 माँगे थी, उसमें से जो 2 माँगे मानी गई, लेकिन 38 माँगों को लेकर के अब आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने आज ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मोदी सरकार अब लगातार बैक टू बैक हर मुद्दे पर घिरती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है। इसी बीच जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ये आंदोलन कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, जैसे आपने पहले बात करी है, जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जी, जिस प्रकार से आप कहते थे 56 इंच का सीना, देश के गृह मंत्री चाणक्य हैं, कई हफ्तों से वो पार्लियामेंट में घुस नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। जी, विपक्ष आज कह रहा है संसद में, प्रांगण में आंदोलित है, वो भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और वो तो यहाँ तक कह रहा है कि गृह मंत्री लापता है। अब जी देश के गृह मंत्री ही लापता हो जाएं, तो वहां क्या होगा? क्या परिस्थितियां देश में चल रही हैं? मुझे मेरी तो कई सांसदों से बात हुई है, वो तो ये भी विचार कर रहे हैं कि हम थाने में जाके एक एफआईआर करा दें कि हमारे गृह मंत्री गायब हैं। तो हमने पलट जी। के सवाल पूछा, भाई आप गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे और आप कहेंगे गृह मंत्री गायब है, तो गृह मंत्री तो बॉस है दिल्ली पुलिस के, आपकी एफआईआर लिखेगा कौन? तो आप ये देखिए कि इस तरीके से जब चीजें चल रही हैं और वहां पे गृह मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, जवाब दे नहीं रहे हैं, सदन चल नहीं रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है,
और भारतीय हुँ, जनता पार्टी बड़ी-बड़ी डींगे हाँक रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आप दूसरी जो मंडल आयोग की बात कर रहे हैं, देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है। चुनाव के लिहाज से, सियासत के लिहाज से वहाँ चंद महीनों के बाद चुनाव होने हैं। तो जी। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जितने भी सियासी दल हैं, सब चुनाव जीतने के लिए अपने-अपने हथकंडे अपना रहे हैं। मायावती जी भी शुरू एक्टिव हो गई हैं, कुछ-कुछ दिख रही हैं। अभी उन्होंने जो अपने भतीजे हैं, उनके ससुर को निकाला है। अभी थोड़े दिन में उनको वापस लेंगी, फिर भतीजे को हुँ, लॉन्च करेंगी, फिर भतीजे को वापस लेंगी। तो इसलिए इसके बाद जो आप देख रही हैं चीज़ें अ, अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी बड़ी है, वो उनको योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं। योगी जी कह रहे हैं वो बच्चे हैं। वो कह रहे हैं हुँ, योगी जी 7,000 करोड़ में अगर विकास कार्य कर लेते प्रचार के बजाय, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। तो ये आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा। इसमें जिस प्रकार से आप मंडल आयोग की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, ये इस पार्टी का नया उदय हुआ है। हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद नए नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी एक घबराहट लगती है। और ये हुँ, जिस प्रकार रैली कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी सूचना है कई इन्होंने अभी पिछले दिनों 45 लोगों को टिकट भी बाँट दिए हैं और इनकी योजना है कि हम 400 हुँ, की 400 सीटों पे अपने लोगों को लड़ाएँगे। तो उससे कहीं न कहीं दूसरे दलों में खलबली है। क्योंकि देखिए मायावती जितनी निष्क्रिय होती जा रही हैं, उनका जो वोटर है 10-12% वोट आज भी मायावती जी के पास है। और जिसमें हुँ, संशय है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में क्या मायावती जी के पास वो वोटर परसेंटेज रहेगा? क्योंकि पिछड़े और दलितों में भी तो युवा है ना, तो वहाँ भी युवा जैन जी हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से युवाओं के बीच में लोकप्रिय है, तो उनको लगता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हुँ, मंडल आयोग की बात है कि मंडल आयोग पुराना है, वीपी सिंह ने शुरू किया था, मंडल आयोग बनाया था। उन्होंने 40 सिफारिशें लागू करने की बात कही थी। आज तक का सरकारों के कान पे जूं नहीं रेंगी है। अब ये हुँ, दलितों को बहलाने-फुसलाने के लिए इस सरकार ने 2 माँगें मान ली है, क्योंकि सरकार की तो आदत है कि 2 हुँ, माँगें मान लो और हाँ, कहने के लिए जुमलेबाज़ी छोड़ दो। अब वो धरातल पे कब आएँगी, कागज़ों पे कब उतरेंगी, पता नहीं है, तब तक इलेक्शन हो जाएगा। तो धरातल पे अभी अगर आपको माँगे माननी थी, तो 40 में से 2 ही माँगे समझ में आई आपको, 38 समझ में हुँ, नहीं आई है। तो ये सब चुनावी नूरा-कुश्ती है, होना कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे जुमलेबाज़ी के अलावा कुछ नहीं दिया है। आप ये देखिए ना कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज एक एजेंसी ने जारी किया है, न्यूज़ में भी है, बाकी जगहों में भी है, कि प्रधानमंत्री ने करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया पब्लिसिटी पे। योगी जी ने 7,000 करोड़ पिछले 9 सालों में खर्चा किया। अगर यही 7,000 करोड़ में कोई आप इंस्टीट्यूट बनाते, कोई संस्था बनाते, कोई हॉस्पिटल बनाते, ये जो रोड टूट रही है अब तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कानपुर से लखनऊ का जो हाईवे है, 15 दिन भी नहीं चला वो और आप बारिश के मौसम में पंखे चला के उसको सुखा रहे हैं। क्या मज़ाक हमारा दुनिया में बन रहा है? ये इस पे भी विचार कर लें योगी जी। तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी छटपटा रही है, क्योंकि समझ में हुँ, नहीं आ रहा इतने घोटाले घपले हैं। आप ये देखिए आज ही मैंने आर्टिकल आपने भी देखा होगा, मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है, कि उत्तर जी, प्रदेश सरकार की जो चीनी मिलें हैं, उनमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटाले व्याप्त हैं। योगी जी उन पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? योगी जी तो हुँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट में जाके अपने पुराने गन्ना मंत्री का कहते हैं कि वो चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसानों के हितैषी कोई मंत्री हुए हैं, तो वो सुरेश राणा हुए हैं गन्ना मंत्री। और उन्होंने हुँ, क्या किया वो सबको पता है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उनकी तुलना आप चौधरी चरण सिंह से कर रहे हैं और शुगर मिलों में डकैती चल रही है। तो ये तो आचरण है इस सरकार का। तो इसलिए ये सरकार जो है हुँ, अभी जो जल्द में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को दिमाग में रखते हुए इस तरह की जुमलेबाज़ी कर रही है। और चंद्रशेखर की हुँ, बात अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और उसने जो है अभी अपनी चाल बढ़ानी शुरू कर दी है
और वो टक, टक, हुँ, टक, टक करके दौड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर। उसी से चाहे भारतीय जनता पार्टी और चाहे दूसरे दल हों, कहीं न कहीं सकते में हैं उसको लेके, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से कर देगा। और आज हुँ, की जो राजनीति है, आज की जो हम देखते हैं कि धरातल पे जिस प्रकार से युवा परेशान है, युवा धरने दे रहा है, उसकी परीक्षाएँ लीक हो रही हैं, कानून व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दलित की, पिछड़े की, गरीब के बच्चों के साथ अगर कुछ होता है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में चंद्रशेखर का पहुँचना एक जुड़ाव करता है युवाओं के साथ, जेन ज़ी के साथ। आपने दिल्ली में हुँ, भी देखा, सबसे पहले पहुँचने वालों में वो जंतर-मंतर पे थे। उसके बाद में वो वहाँ पे बैठ गया जाके अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे, वहाँ पे धरना दे रहा है बारिश में। तो कहीं न कहीं ये युवाओं को आकर्षित करता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का युवाओं को आकर्षित करना बताता है कि इस चुनाव में वो बड़ा जंप ले सकते हैं। और अभी हुँ, आपने देखा कि जो बाई इलेक्शन हुआ है 3 सीटों पे, जो भारतीय जी, जनता पार्टी 2 महत्वपूर्ण सीटें हारी है, उसमें मध्य प्रदेश की सीट को हराने का काम अगर आप असलियत में देखेंगे, वो चंद्रशेखर की पार्टी ने किया है। चंद्रशेखर हुँ, के कैंडिडेट को 22,500 वोट मिलना कितनी बड़ी उपलब्धि उसकी है। भले ही जीते ना जीते, लेकिन उसने हार-जीत को बदल बिल्कुल, दिया कि अगर चंद्रशेखर वहाँ नहीं होते और 22,000 में से 20,000 भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को मिल जाते या 18,000 भी मिल जाते, शायद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। तो उन्होंने भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को तो नहीं जीतने दिया ना। कांग्रेस अब कह रही हम जीत गए हैं। तो ये इसी तरह से क्या उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े सामने आएँगे चुनाव में? इस तरह की चीज़ों पे विचार हो रहा है। जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद मुखर हो रहे हैं छात्रों के लगातार मुद्दों को लेकर के, फिर चाहे हम पिछड़े दलित की बात करें, उसको भी लेकर के काफ़ी मुखर रहते हैं। क्या लगता है सर आपको कि एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर तमाम विपक्षी दल जो हैं, वो लगातार हमलावर हैं सरकार पर, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों का साथ दिया है और कहा है कि ये आंदोलन तभी हुआ है क्योंकि बातचीत नहीं की गई थी। अगर बातचीत की जाती तो फिर ये आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहीं न कहीं बीजेपी और संघ की विचारधाराओं में अंतर दिखाई दे रहा है? क्या कोई दूरियाँ हैं, अनबन है या फिर संघ अब सेफ ज़ोन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आकांक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ में कभी दूरियां होंगी नहीं। ये दोनों एक साथ हैं। हुँ, बीच-बीच में खबरें आती रहती हैं, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। संघ हमेशा एक सेफ्टी जोन में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करता है। आज भारतीय जनता हुँ, पार्टी पे की सरकार पे जो बड़ी तलवार लटकी हुई है, आज सरकार की हालत हुँ, खराब है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है सदन में जाने की। वहाँ बचाव में संघ उतरा है, बचाव में मोहन भागवत उतरे हैं। मोहन भागवत हुँ, तब कहाँ चले गए थे जब जंतर-मंतर पे धरना हो रहा था, तब इनको नहीं समझ में आया था कि युवा अपनी आवाज़ उठाना चाहिए युवाओं को और उनको सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। इनको अब याद आया है, जब राहुल गांधी के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं, कोटा में, देहरादून में और कल जो है वहाँ पे हो रहा है प्रयागराज में। तो इनको कहीं न कहीं लग गया है कि युवा जो है, जो जो युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में सहायक था, अब वो युवा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है, तो ऐसे में कहीं सरकार ही ना जाती रहे, उसको बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। मोहन भागवत जी की सभा में हुँ, जो 2000 बच्चे आए हैं, वो कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कैसे आपने उनका चुनाव किया है? और आपको अभी याद आई है? और आप कौन हैं? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आप जो वक्तव्य हुँ, दे रहे हैं युवाओं के लिए, आप किस हैसियत से दे रहे हैं? जिनको देना चाहिए सदन के अंदर जवाब, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वो क्यों गायब हैं? वो कहाँ हैं? हुँ, वहाँ तो विपक्ष कह रहा है कि भई हम लापता उनके ऊपर एफआईआर करने जा रहे हैं कि हमारे लापता हैं गृह मंत्री जी। और विपक्ष भी कह रहा है कि भई कौन है मोहन भागवत? किस हैसियत से दे रहे हैं ये जवाब कि भई इनकी बात सुननी चाहिए युवाओं की? इनके पास कोई पद है क्या? तो हुँ। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कब तक जो है लोगों को मूर्ख बनाएँगे, कब तक युवाओं को मूर्ख बनाएँगे, कब तक आप जुमलेबाज़ी करके सत्ता को हासिल करते रहेंगे? अब वो समय निकल गया है। आप जिस प्रकार से किसी भी चीज़ की बात करते हैं, एक भी बात सच नहीं हुई है। आपके हर चीज़ में घोटाले, घपले छुपे हुए हैं।
आप पेट्रोल की बात करते थे कि कांग्रेस की सरकार में 65 रुपए 70 रुपए लीटर तेल है और ये तो 30-35 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज 165 रुपए तेल है, 165 जी, रुपया पर लीटर पेट्रोल है और आप जो है मिक्स करके एथनॉल वाला बेच रहे हैं 100 रुपए, उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो आप तो मजाक कर रहे हैं ना लोगों के साथ। आप राम मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं 3 से 4 दशकों से और राम मंदिर में ही डकैती और चोरी चल रही है। उस पे आपका आज तक कोई वक्तव्य नहीं आया। मोहन भागवत जी उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोहन भागवत जी बच्चों के मामले पे तो बोल रहे हैं, तो मोहन भागवत जी उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पे कि चोरी क्यों हुई, किसने की, क्या आप एक्शन ले रहे हैं, क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उस पे भी वक्तव्य दें, तो पता चले। तो जब हुँ, आप मंदिर को ही नहीं बकस रहे हैं, तो बाकी चीजों को आप क्या करेंगे? अब आपने 2 दिन पहले सरकार ने चुपचाप 32,000 करोड़ के जो अपने शेयर थे सरकार के पास एलआईसी के, वो चुपचाप निकाल दिए। आपकी हुँ, कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई बहस नहीं, कोई संसद में नहीं, कोई सरकार ने पूछा नहीं किसी को। तो ये जो चुपचाप चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसके क्या कारण हैं? इस पे भी कुछ वक्तव्य मोहन भागवत जी का आना चाहिए, अगर वो इतने ही सक्षम हैं तो। या सिर्फ़ बिल्कुल। उनको जेनज़ी दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बना हुआ है? जी। जी सर, बिल्कुल, जेन ज़ी इस वक़्त कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बना ही हुआ है। लेकिन सर जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ओबीसी वर्ग के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया है और लगातार यही माँग कर रहे हैं कि जो 40 माँगे थी उनमें से 38 माँगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं और सरकार से सीधा सवाल उठाया है। क्या लगता है कि 27 के चुनाव में ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का जो एक कार्ड उठाया जाता है, चाहे सपा की हम बात करें या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बसपा की, ये काम करेगा और क्या ये बीजेपी के खिलाफ एक कहीं न कहीं बड़े हथियार की तरह काम करेगा? क्या लगता है आपको? एक तो नाराज़गी है छात्रों के अंदर, दूसरी तरफ ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का मुद्दा उठा दिया गया है ज़ोरों-शोरों से। देखिए आकांक्षा अगर आप देखें, जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, वो हुँ, अंबेडकर जी को कहीं न कहीं अपना एक आराध्य मानता है और वो अ, मानता है कि अगर हमें कोई अधिकार, कोई हक मिला है, तो उसको दिलाने वाले अंबेडकर हैं, तो वो अंबेडकर का एक अनुयायी है। और इस सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने एक वक्तव्य दिया था अंबेडकर जी के ऊपर के जितना अंबेडकर, अंबेडकर चिल्ला रहे हो, अगर भगवान राम का नाम ले लो तो आपका उद्धार हो जाए। तो उससे कहीं न कहीं ये हुँ, जो दलित और पिछड़े लोग हैं, आहत हुए थे और युवाओं ने इसको बड़ा एग्रेसिव करके लिया था और उसका रिज़ल्ट उत्तर प्रदेश हुँ, में और बाकी देश में भी दिया था, जो लोकसभा की 400 पार की बात कर रहे थे, इनको जो है 200 पे लाके छोड़ दिया। दूसरी हुँ, बात ये थी कि बाकी कई सारे ऐसे वक्तव्य आए थे, संविधान पे टिप्पणी इनके लोगों ने की थी। तो अभी ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा और दलित दूर होता जा रहा है। इसीलिए इनको अब दलितों की और पिछड़ों की चिंता हो गई है और ये हुँ, सगुफेबाज़ी करके, जुमलेबाज़ी करके दलितों को, पिछड़ों को अपने साथ वापस लाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो पिछड़े दलित हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो छोटे समाज हो, चाहे वो बड़े समाज हो, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को बढ़-चढ़ के वोट दिया था। उसमें किसान वर्ग की जातियाँ हों, दूसरे लोग हों, अब धीरे-धीरे सब विमुख हो रहे हैं, क्योंकि सब परेशान हैं। हुँ, क्या किसान खुश है देश का? क्या युवा खुश है देश का? क्या विद्यार्थी खुश है देश का? क्या व्यापारी खुश है? ब्राह्मण समाज की लगातार खबरें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। तो आपके साथ कौन है फिर? और जंग में जो वोट जाता है आपके साथ, वो तो पिछड़े और दलितों का ही जाता है इकट्ठा वोट। वो आपको मिला था, उन्होंने तो मायावती को भी नकार दिया था पिछड़े दलित हैं, तभी तो आप जीते थे। तो जैसे ही वो आपके पास से हट के कहीं और जाता है, तो आपको खतरा हो जाता है और 24 में वो खतरा आपने देख लिया। तो जो 24 में हुँ, रिजल्ट आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की सीटें हैं, अगर आप उनको देखते हैं, तो इस प्रकार से ही अगर रिजल्ट अभी आता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो 100 पे सिमट जाएगी। तो फिर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो इसलिए हुँ, भारतीय जनता पार्टी साम, दाम, दंड, भेद, जुमले-पुंगले सब करके किसी तरह से इनको
भरमाना चाहती है और अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। यही उनका प्रोपेगेंडा है और यही उनकी कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अभी कुछ दिन नाम लेंगे मंडल आयोग का, मंडल आयोग की सिफारिशों का, बाकी चीज़ों का, उसके बाद कुछ नहीं है। तो मैं चंद्रशेखर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर इस चीज़ को एक दबाव बनाने के लिए सरकार पे कुछ निर्णय किया है और कुछ माँगे पूरी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है युवाओं के हित में होंगी और युवाओं के लिए अच्छा होगा। जी। जी सर, बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और समेत पूरी सरकार सवालों के घेरे में है और जो कि अब आगामी चुनावों में उनके लिए टेंशन की बात हो सकती है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इस वक़्त देश में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नाराज़गी देखने को मिल रही है, चाहे हम छात्रों की बात करें या फिर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की। हर कोई इस वक़्त इस सरकार से परेशान है, चाहे वो किसान हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनावों में इस नाराज़गी का असर भारतीय जनता पार्टी पर क्या पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।